डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ उसका नाम है ट्रांसपिरेशन। पादपों में वाटर ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो है 3 स्टेप्स में पूर्ण होता है। पहला स्टेप जो है एब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें मृदा विलयन से मृदा जल जड़ों के जालम तंतुओं तक पहुंच जाता है। दूसरा स्टेप है रसारोहण, जिसमें जड़ के जालम तंतुओं से पौधे के वायवीय भागों तक पहुंच जाता है। और तीसरा स्टेप है ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन, जिसके द्वारा जल पौधे के वायवीय भागों से जो है बाह्य वातावरण में त्याग दिया जाता है। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। पौधे के वायवीय भागों से जल की वाष्प के रूप में हानि को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जड़ों द्वारा अवशोषित जल की 95 to 97% मात्रा वाष्प के रूप में बाह्य वातावरण में त्याग दी जाती है। केवल 3 to 5% मात्रा ही मेटाबॉलिक प्रोसेस तथा डेवलपमेंट आदि प्रक्रियाओं में काम आती है। इसका नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के निम्न 3 प्रकार पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, नंबर सेकंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन तथा नंबर थर्ड है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। नंबर फर्स्ट है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। सामान्यतः जो है क्यूटिकल जो होती है वो जल के लिए अपारगम होती है, लेकिन शाकीय पादपों में ये ग्रीन एवं थिन होती है, पतली होती है। अतः इससे होकर भी जो है ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया पाई जाती है और इस प्रक्रिया द्वारा लगभग 5 to 10% जो है ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद नंबर सेकंड है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इस प्रकार का ट्रांसपिरेशन जो होता है वो है बहुवार्षिक पौधों के तने तथा फलों आदि पर उपस्थित बात रंध्रों द्वारा जल की वाष्प रूप में हानि होती है। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन में इस प्रक्रिया द्वारा बहुत 1% के आसपास जो है जल की हानि होती है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। पौधे के वायवीय भागों में विशेष रूप से पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा जल की वाष्प रूप में हानि को स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लगभग 90% वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। यदि स्टोमेटा की अपन संरचना देखें तो डाइकोट पादपों में रंध्र जो होते हैं उसकी संरचना में दो गार्ड सेल्स पाई जाती हैं, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाओं के मध्य में एक पोर पाया जाता है जिसको स्टोमेटल पोर कहते हैं। और ये जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, गार्ड सेल्स होती हैं, चारों तरफ से अन्य एपिडर्मल सेल्स के द्वारा घिरी रहती हैं। इन गार्ड सेल्स जो होती हैं अन्य एपिडर्मल सेल्स की तुलना में आकार में छोटी होती हैं। अतः इनमें जल के प्रवेश के कारण इनकी जो स्फीति होती है वो प्रभावित होती है। इन कोशिकाओं की संरचना यदि अपन देखें, गार्ड सेल्स की संरचना यदि अपन देखें तो इनकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो थिन होती है तथा पोर की साइड में पाई जाने वाली इनर मेम्ब्रेन जो होती है इनर बॉल जो होती है थिक होती है तथा आउटर बॉल होती है वो थिन होती है। अतः जब इन कोशिकाओं में जल प्रवेश करता है, अन्य सराउंडिंग सेल से जल गार्ड सेल्स में आता है, तो गार्ड सेल्स की आउटर वॉल जो थिन होती है वो बाहर की साइड में फैल जाती है।
जिससे आंतरिक भित्ति पर खिंचाव पड़ता है तथा जिससे आंतरिक भित्ति बाहर की साइड में खिंच जाती है, जिससे स्टोमेटल पोर खुल जाते हैं। तो जब इन कोशिकाओं के अंदर जल प्रवेश करता है तो रंध्र खुल जाते हैं, और जब इन कोशिकाओं से जल बाहर निकल जाता है तो रंध्र बंद हो जाते हैं, क्योंकि जल के निकलने से इनकी बाह्य भित्ति पर जो है कोई दबाव नहीं पड़ता है, और जिससे कोशिकाएं अपनी पूर्वावस्था में आ जाती हैं, जिससे स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाते हैं। इन कोशिकाओं में डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, आकार में अन्य एपिडर्मल सेल्स की तुलना में छोटी होती हैं तथा जल के प्रवेश से तुरंत ही इनकी स्फीति प्रभावित होती है, और जल के निकलने से भी ये तुरंत फ्लैसिड हो जाती हैं। तो इस तरह से अपन स्टोमेटा की जो संरचना है उसमें 2 द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनके बीच में छिद्र होता है जिसको रंध्र कहते हैं, और चारों तरफ से ये अन्य सहायक कोशिकाओं या सब्सिडियरी सेल्स के द्वारा घिरी हुई पाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्टोमेटल मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट, या अपन कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्योंकि जो है ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया अधिकांशतः जो है में जल की हानि जो होती है वो स्टोमेटा के द्वारा ही होती है। अतः मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन का अर्थ हो गया मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। तो स्टोमेटल मूवमेंट की जो क्रियाविधि है उसके 3 प्रकार दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, नंबर सेकंड स्टीवार्ड हाइपोथेसिस, और नंबर थर्ड है पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। तो नंबर फर्स्ट है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। इस थ्योरी को सबसे पहले लॉयड ने 1908 में दिया तथा जेडी सायरे ने इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या की थी। इस थ्योरी के अनुसार डे तथा नाइट में स्टोमेटल मूवमेंट की प्रक्रिया इस प्रकार पाई जाती है। दिन के समय फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है, जिससे पत्ती के सराउंडिंग मीडियम तथा सब स्टोमेटल कैविटीज में उपस्थित CO2 को कंज्यूम कर लिया जाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में CO2 के कंज्यूम होने पर सब स्टोमेटल कैविटीज तथा पत्ती के आंतरिक मीडियम में CO2 की सांद्रता कम हो जाती है। CO2 की सांद्रता कम होने पर जो है फास्फोर के सांद्रता कम होने पर pH का मान बढ़ जाता है, और pH के बढ़ने पर गार्ड सेल्स में उपस्थित सेल शेप में अघुलनशील स्टार्च के कण जो होते हैं वह फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में पाई जाएगी, जिससे CO2 का लेवल कम हो जाएगा। CO2 का लेवल कम होने पर pH का मान बढ़ जाएगा। उच्च pH पर सेल शेप में अघुलनशील स्टार्च के कण जो गार्ड सेल्स में पाए जाते हैं वह फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लूकोज 1-फॉस्फेट जो होता है वह कोशिका रस में घुलनशील होता है, और जिससे गार्ड सेल्स के कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका रस की सांद्रता बढ़ने के कारण गार्ड सेल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर तथा DPT का मान बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप अन्य सहायक कोशिकाओं से या अन्य सब्सिडियरी सेल्स से जल जो है एंडोऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा गार्ड सेल्स में प्रवेश कर जाता है। गार्ड सेल्स में जल के प्रवेश के कारण गार्ड सेल्स टर्रिएड हो जाती हैं, और गार्ड सेल्स के टर्रिएड होने के कारण स्टोमेटल पोर खुल जाते हैं। तो स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस के अनुसार रंध्र जो है दिन के समय खुलते हैं तथा रात्रि को बंद हो जाते हैं। दिन के समय रंध्रों के खुलने के समय प्रकाश संश्लेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें CO2 को कंज्यूम कर लिया जाता है। CO2 का लेवल कम होने पर pH का मान बढ़ जाता है। pH के बढ़ने पर फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में गार्ड सेल्स में उपस्थित स्टार्च के कण ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि गार्ड सेल्स के सेल शेप में
घुलनशील होता है, जिससे उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। बढ़ने पर ऑस्मोटिक प्रेशर डीपीटी का मान बढ़ेगा, जिससे उस सराउंडिंग सेल से जल उनमें प्रवेश कर जाएगा और स्टोमेटा खुल जाएंगे। अंधकार के समय फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस की अनुपस्थिति में श्वसनीय CO2 क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया डे तथा नाइट में बराबर चलती रहती है, अतः श्वसनीय CO2 सब स्टोमेटल कैविटी तथा अंतर्कोश के अवकाशों में एकत्र हो जाती है। CO2 की सांद्रता बढ़ने पर गार्ड सेल्स में pH का मान कम हो जाता है। pH के कम होने पर जो है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट जो होता है वो स्टार्च ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च ग्रेन्स जो होते हैं गार्ड सेल्स के कोशिका रस में अघुलनशील होते हैं, जिसको कोशिका रस की सांद्रता कम हो जाती है। कोशिका रस की सांद्रता कम होने पर उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर तथा डीपीटी का मान भी कम हो जाता है अन्य सराउंडिंग सेल्स की तुलना में, जिससे जल एक्जोऑस्मोसिस के द्वारा अन्य सराउंडिंग सेल्स में विसरित हो जाता है, जिससे गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाती हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो स्टार्च सुगर हाइपोथेसिस के अनुसार प्रकाश की उपस्थिति में स्टोमेटा खुलते हैं, अंधकार में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। CO2 का लेवल अधिक होने पर CO2 का लेवल कम होने पर रंध्र खुलते हैं, CO2 का लेवल अधिक होने पर रंध्र बंद हो जाते हैं। pH का मान अधिक होने पर स्टोमेटा खुलते हैं, pH का मान कम होने पर स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्टीवार्ड हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को स्टीवार्ड ने दिया था 1964 में। इस हाइपोथेसिस के अनुसार दिन के समय फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान जो है CO2 को कंज्यूम कर लिया जाता है, जिस गार्ड सेल्स में pH का मान बढ़ जाता है। उच्च pH पर फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च के कण ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लूकोज 1-फॉस्फेट जो है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज तथा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाता है। फॉस्फेट ग्लूकोज तथा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होते हैं वो है गार्ड सेल्स के कोशिका रस में घुलनशील होते हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में ऑस्मोटिक प्रेशर तथा डीपीटी का मान गार्ड सेल्स में बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीटी का मान बढ़ने पर गार्ड सेल्स में जो है जल अन्य सराउंडिंग सेल से प्रवेश कर जाता है, गार्ड सेल्स टर्गेट हो जाती हैं, स्टोमेटा खुल जाते हैं। इसके विपरीत रात्रि के समय क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं पाया जाता है, जिससे CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है और CO2 की सांद्रता बढ़ने पर pH का मान कम हो जाता है। कम pH पर एक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में श्वसनीय ATP की सहायता से ग्लूकोज के कण पुनः ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और ग्लूकोज 1-फॉस्फेट जो है लो pH पर स्टार्च ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च ग्रेन्स क्योंकि कोशिका रस में अघुलनशील होते हैं, अतः गार्ड सेल्स के कोशिका रस की सांद्रता कम हो जाती है, जिससे उनमें ऑस्मोटिक प्रेशर तथा डीपीटी का मान भी कम हो जाएगा अन्य सराउंडिंग सेल्स की तुलना में, जिससे जल एक्जोऑस्मोसिस द्वारा अन्य सराउंडिंग सेल्स में चला जाता है, गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाती हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। इसको अपन नेक्स्ट